नाज़रीन, वाहिद नसीम का सलाम कबूल कीजिए। मैं इस वक्त आपके साथ लेकर हाजिर हूँ फोर्थ व्यू, और आज हम एक नए तरीके पर बात करेंगे। मैं आज कोशिश करूँगा कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का एक मुशाहिदा करूँ और उसके बाद उस पर तज्जिया अपना पेश करूँ, जिसे हम एक तरह से गौर व खोज यानी कि विवेचना हिंदी में हम उसे कहते हैं। तो हम तमाम खबरों की, बड़ी खबरों की विवेचना करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि अभी दुनिया किस तरह का तासुर लेकर आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इसमें जिक्र करेंगे कि बीबीसी ने आज लिखा है कि कोरोना वायरस महामारी की आड़ में सत्ता को मजबूत करने के लिए नेता खेल खेल रहे हैं। इसमें 3 फोटो लगाए हैं। रजब तैयब अर्दगान और पुतिन इसमें से मुख्य हैं। देखते हैं कि क्या ये ही खेल खेल रहे हैं या इसके पीछे कुछ और भी है। अगली खबर हम लेंगे ग्लोबल टाइम्स से, जो चाइना का सरकारी अखबार है। चाइना का सरकारी अखबार लिखता है, पूर्व उपनिवेशवादियों को चीन के प्रतिवाद की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि जो पहले उपनिवेशवादी यानी कि जो कॉलोनियन जिन्हें कहा जाता है, जो दुनिया भर में जिनकी कॉलोनियां मानी जाती थी, उन देशों को एक तरह की चेतावनी दे रहा है। पार्स टुडे मौजूदा हालात पर लिखता है कि 3 कारणों से धराशायी हो गई तेल की कीमत। हमें नहीं लगता कि अब पहले जैसे हालात बहाल हो पाएंगे। पूरी अरब दुनिया बहुत बड़े बदलाव के कगार पर आ पहुंची है। नाजरीन देखिए, ये जो सूरत हाल है, ये अलग अलग अपनी अपनी बात को, 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, कोरोना, दूसरा तेल। इनको लेकर ही पूरा खेल चल रहा है और तमाम जो अखबारात हैं या एजेंसीज हैं वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रही हैं। अगली जो खबर हम लेंगे वो भी ग्लोबल टाइम्स से है, जो भारत को कह रहा है कि भारत का नया एफडीआई प्रतिबंध अपने स्वयं के निर्माण के लिए कड़वी गोली जैसा साबित होगा। तो देखते हैं कि ये कड़वी गोली जो है वो किस तरह से कहने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी हम अपनी बात करेंगे। फिर हम अगली खबर लेंगे रशिया टुडे से। रशिया टुडे कहता है कि भारत सस्ती दरों पर अधिक अमेरिकी तेल खरीद सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल हम लोग जो है वो इसी तरह की खबरों को लेंगे जिनका आपस में कोई गहरा ताल्लुक है, जिसमें जो इस वक्त के मौजूदा हालात से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं जाकर। जो पहली खबर हमने बात की थी बीबीसी की, वो ये था कि बीबीसी कहने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के नेता, जिसमें से पोलैंड, हंगरी और नीदरलैंड और तमाम और दूसरे कई कंट्रियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो है अपनी सत्ताओं को मजबूत कर रहे हैं और वो कोरोना का, कोविड-19 का सहारा लेकर लोगों का दमन कर रहे हैं, लोगों में अपनी दहशत का मुजाहरा करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। ये मगर बीबीसी फोटो छापता है किसका? रजब तैयब अर्दगान और पुतिन का। दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि पुतिन और रजब तैयब अर्दगान पहले से ही अपने आप को बहुत मजबूत कर चुके हैं। शायद न जाने क्यों बीबीसी इस पर इशारा करना चाहता है कि रजब तैयब अर्दगान और पुतिन को ही अपनी सत्ता मजबूत करने की जरूरत है, जबकि आगे चलकर लिखता है कि इसमें पोलैंड में जो डेमोक्रेसी है वो कमजोर हो रही है और कई देशों के नाम का इशारा करते हैं। मगर अफसोस कि जहां मुख्य खेल चल रहा है उसका जिक्र बीबीसी नहीं करता है। इसका मतलब या तो लिखने वालों का कुछ सोच में कहीं ना कहीं बायस का कोई मामला झलकता है, या फिर कोई डील हो सकती है कि कहीं पर सच्चाई, पूरी की पूरी सच्चाई बीबीसी नहीं लिख रहा है।
अलबत्ता जहां निशाना बना रहा है वो भी उल्टी तरफ बना रहा है। ये एक मैं इसलिए इसकी विवेचना जरूरी है। ये सही बात है कि मेरा भी पहले दिन से मानना यह है कि कोरोना को लेकर दुनिया में उपनिवेशवादी, जिसको चीन ग्लोबल टाइम कह रहा है कि उपनिवेशवादी जो हैं वो चीन की स्पर्धा के लिए तैयार रहें या चुनौती समझें। तो ये एक जो मामला है ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता है। फिर अगला जो अब्दुल बारी अतवान जो पारस टुडे में लिख रहे हैं, जो पारस टुडे में अब्दुल बारी अतवान कहते हैं कि पूरा तेल का खेल जो है वो किस तरह से चल रहा है और उस खेल को लेकर किस तरह दुनिया बदलेगी, कितनी कंपनियां बंद हो जाएंगी और कितनी कंपनियों का पूरा उन्होंने एक डाटा दिया है कि 1100 कुछ कंपनियां तेल की दिवालिया घोषित हो जाएंगी, जो ज्यादातर अमेरिका और यूरोपियन बेस है। तो ऐसे में ऐसे हालात में जो है वो दुनिया में एक बदलाव आएगा। तेल बेस अगर कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी तो कितने लोग बेरोजगार होंगे, अर्थव्यवस्थाएं बदलेंगी, लोगों के टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बदल जाएंगे। ये तेल का मामला भी पूरी तरह से एक दुनिया में सत्ताएं बदलने, सत्ताएं मजबूत होने और सत्ताओं के काम करने के तरीके बदलने की तरफ ही इशारा करता है। अगला जो ये अगर हम ये अब्दुल बारी अतवान की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले यही एक बात कर लेते हैं कि अब्दुल बारी अतवान जो है वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें पुतिन के और मोहम्मद बिन सलमान के बीच में काफी झड़प हुई है। वो झड़पों के बाद इन्होंने बात खत्म की और तेल की मार्केट को आपसी झगड़े में, आपसी लड़ाई में गिरा दिया। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मेरा ये आकलन कहता है, ये अब जब तक मेरी गहरी नजर है मैं ये देख रहा हूं कि दरअसल अमेरिका की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान को एक एडवाइस आई थी कि आप तेल की प्रोडक्शन को थोड़ा कट करिए ताकि रेट को ठीक किया जा सके, और रेट को ठीक करेंगे, आप तेल को कट करेंगे तो अमेरिका उतना तेल डाल के रेट को बैलेंस रखेंगे और बैलेंस रख के तेल की बाजार में अमेरिका अपने तेल को लेकर उतरेगा। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई ये कहे कि पुतिन को जरूरत आ पड़ी है कि वो तेल मार्केट में जो है सऊदी अरब के साथ लड़ाई करने के बाद एक्स्ट्रा फीड कर दे ताकि रेट गिर जाए, ये सही है कि मार्च में जो पहला अटैक था वो बिन सलमान को ट्रेलर दिखाने के लिए जरूर किया गया था पुतिन की तरफ से, मगर उसके बाद ये एक कॉन्स्पिरेंसी, एक मिली भगत मुझे रूस की और सऊदी अरब की लगती है, जिसके चलते हुए अमेरिका के उस तेल बाजार को, जो तेल मेरा मानना यह है कि दाइश का खेल जो खेला गया, आईएसआईएस का जो खेल गल्फ के अंदर खेला गया, यहाँ सीरिया से, इराक से दुनिया भर का तेल जो लूटा गया, उस लूटे हुए तेल को, जो इस लड़ाई के पहले अमेरिका तेल का खरीदार हुआ करता था और लड़ाई खत्म होने के बाद वो तेल का जो है व्यापारी बन गया, तेल बेचने लगा। तो जो इन्होंने इस्लाम फोबिया के नाम पर, रेडिकल इस्लाम के नाम पर, आईएसआईएस के नाम पर जो कुछ लूट मचाई थी, जब वो उसको बाजार में लाना चाहता था, तो इसमें यकीनी तौर पर जो गल्फ कंट्रीज का अपना तेल है वो उसको कम करने की कहीं ना कहीं कोई कोशिश थी, जिसको जवाब देते हुए तेल मार्केट को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन ने मिलकर इस बाजार को कम किया है, खत्म किया है। अलबत्ता ये सही है कि उस तेल बाजार को, स्टॉक को निकालने के बाद, ये कुछ दिनों के बाद होने वाला था, अमेरिका स्टॉक को थोड़ा जो है खाली करने के बाद फिर से तेल बेस को खत्म करना था, और जो डॉलर की और रियाल की संधि है, जब तेल अमेरिका फीड करने लगे तो फिर उसके बाद जो है डॉलर और रियाल की संधि का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आने वाले दिनों में यानी कि अपनी रिलायबिलिटी, अब इसमें ट्रंप की भी हालात आप देख रहे हैं, ट्रंप भी एक कोशिश कर रहा है कि कोरोना और तेल, ये दोनों हम बात कर रहे हैं, तो तेल और कोरोना दोनों को मिलाकर ट्रंप भी चाहता है कि किसी तरह अमेरिका में कुछ दिनों के लिए इलेक्शनों को टाल दिया जाए। अगर इलेक्शन कुछ दिनों के लिए टल जाते हैं और ट्रंप कामयाब हो जाता है, तो ऐसी सूरत में जो ट्रंप का एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका के हितों के लिए वो तमाम कदम उठाएगा, जिससे अरबिक दुनिया का भी नुकसान होगा, बाकी दुनिया का भी, यूरोपियन यूनियन का भी नुकसान होगा। तो इस मिली भगत में मैं ये देख रहा हूं कि कुल मिलाकर सभी चुप हैं, या इस खेल में सभी धीरे धीरे शामिल हो लिए हैं। अगर सभी शामिल हो गए हैं तो इसको सिर्फ पुतिन और सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जोड़कर रखना सिर्फ जो है एक नादानी समझूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता इस खेल में शामिल होने के लिए ये तमाम खिलाड़ी शामिल हैं और आगे बढ़ गए हैं, और मुझे भी नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में तेल जो है वो ऊपर आएगा, मगर
कुछ दिनों के बाद, जब तक ये तेल बेस्ड अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह अपने आप को बदल नहीं लेती, तब तक तेल और कोरोना दोनों का ही खेल खत्म होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अलबत्ता बीबीसी ने भी जैसे कहा है कि हम किसी भी तरीके से जो है जो सत्ताएं हैं अपने आप को जो ताकतवर कर रहे हैं, अपने देश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इसमें तुर्की का खास तौर से जो है बीबीसी जिक्र करता है कि तुर्की जो है अपने लोगों को थ्रेट कर रहा है, गिरफ्तारियां कर रहा है। और चूंकि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि तुर्की को लेकर अमेरिका सहज नहीं है, पश्चिमी जगत सहज नहीं है, यूरोपियन यूनियन सहज नहीं है, तो इल्जाम जो है वो तुर्की के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान जो है इस मामले को जब हम पूरा मुशाहिदा करते हैं पार्स टुडे यानी ईरानी एजेंसियों का, तो वो पूरा का पूरा जो इल्जाम है वो अमेरिका वर्सेस सऊदी अरब पर जो है मढ़कर सऊदी अरब और अमेरिका को क्लब कर देता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। यानी उसका इंटरेस्ट क्या है ये देखिए, जो बीबीसी है उसका इंटरेस्ट अमेरिका के समर्थन में है, ब्रिटेन के समर्थन में है, तो वो अमेरिका और ब्रिटेन को बचाते हुए चलता है। यहां पर जब इसी खबर को, इन्हीं दोनों खबरों को, चाहे कोरोना हो या फिर तेल हो, जब ईरान लिखता है तो वो ईरान जो है वो सऊदी अरब और अमेरिका को क्लब कर देता है। ये अपने अपने इंटरेस्ट के जरिए जो है खबरें लिखी जाती हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि खबरों का जब आप मुशाहिदा करें तो जरूरी है ये देखें कि लिख कौन रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, आखिर वो किस इंटरेस्ट में इन शब्दों का गोलमोल जो है मुअम्मा बना रहा है। यहाँ ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान ये सही है क्योंकि यहाँ तनाव जोर पर देखा जाता है। ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि जो भी नौकाएं, जो फौजी नौकाएं हैं ईरान की, अगर वो किसी फाइटर उनके बेड़े की तरफ बढ़ती हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये कहने के बाद इसमें होर्मुज में जो तनाव है ईरान और अमेरिका के बीच में चरम पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी किसी न किसी छोटी मोटी झड़प का एक और जो है मामला सामने आ सकता है। ये बात सिर्फ यही निपट जाती तो और बात। हम जब इससे आगे बढ़ते हैं कि रशिया टुडे क्या कहता है, जब रशिया टुडे कहता है कि जो है भारत अमेरिका से ज्यादा तेल और सस्ता तेल खरीद सकता है, खरीदेगा, मगर अंतरराष्ट्रीय जटिलताएं आ सकती हैं। यहाँ वो इस बात के लिए खुलासा नहीं करते हैं अच्छे से, असल बात छुपा जाते हैं, मगर अपनी मंशा, चूंकि भारत ने कुछ दिनों से जो अपनी डिप्लोमेटिक, जाहिरी तौर पर इंटरनल तो यहाँ का डिपार्टमेंट जानता है या प्रधानमंत्री जी जानते होंगे, तो खैर मैं हमको तो सिर्फ अंदेशे लगा सकते हैं। तो अंदेशों के बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ हमने मुजाहरे किए हैं, चाहे ट्रंप की आमद हो या फिर अब कोविड-19 को लेकर जिस तरह से हम लॉकडाउन कर रहे हैं, और लॉकडाउन के साथ साथ जब हम तेल के व्यापार में जो है वो अमेरिका से बाइंग की खबर आती है, तो इसका मतलब होता है कि हम अमेरिका वाले खेमे की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। और रशिया इस बात से बहुत ज्यादा मुतमईन और सहमत नहीं है, उसको इस बात की शायद तकलीफ है। तो ये उसकी अपनी तकलीफ हो सकती है कि वो क्या सोचता है। मगर इसी के साथ साथ दूसरी कड़ी चाइना से, ग्लोबल टाइम से जुड़ जाती है। ग्लोबल टाइम एक तरफ तो ये कह रहा था कि वो जो कॉलोनियन हैं, जो उपनिवेशवादी हैं, वो चाइना से फाइट करने के लिए, यानी चाइना से मुकाबले के लिए, स्पर्धा के लिए तैयार रहें, और वो ये ना समझें कि तुम जो नस्ल भेदी की तरह मानते हो कि सिर्फ तुम ही सब कुछ कर सकते हो और हम कुछ नहीं कर सकते, या गलतफहमी निकाल दें। अब सब कोई हर कुछ कर सकता है। तो एक तरह से उसने अपने दबे और डिप्लोमेट अंदाज में ये ऐलान किया है कि जो भी कोरोना था हमने निपट लिया, जो तेल का मामला है हम निपट लेंगे, जो बाजार में अगला खेल आने वाला है उस पर हमारी गहरी नजर है और उसकी स्पर्धा के लिए हम तैयार हैं। ये ग्लोबल टाइम बेसिकली उसका मकसद बनता है। यहाँ एक बात नाज़रीन समझने की ये भी है कि जब भारत को रशिया ये बात अपने लेकर लिखता है, अपने इदारे में लिखता है, चीन भी भारत को लेकर लिखता है। वो ये लिखता है कि एफडीआई पर जो नए कानून भारत में पास हुए हैं उनको लेकर चाइनीज जितने भी जो व्यापारी हैं, कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने से बचेंगी। और भारत की कंपनियों को, चूंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर वो कैपेबिलिटी उनकी ना होने के कारण उनको चाइना की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए उस इंटरनल उनको कड़वी गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना
का रिप्लेसमेंट जो है वो साउथ कोरिया नहीं हो सकता। साउथ कोरिया क्यों नहीं हो सकता, ये इसी आर्टिकल में लिखते हैं कि साउथ कोरिया इसलिए जो है वो चाइना का मुतबादिल नहीं हो सकता है कि उनके अंदेशे। एक बात यहाँ ये भी बताते चलूं कि वो साउथ कोरिया का नाम क्यों लेते हैं। साउथ कोरिया का नाम इसलिए लेते हैं कि चाइना, अमेरिका जिस तरह से इशारा रूस की तरफ से होता है कि चाइना से, अमेरिका से भारत तेल खरीदेगा, दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम यही इशारा कर रहा है कि चाइना के साथ छोड़कर अमेरिका के घनिष्ठ सहयोगी, घनिष्ठ मित्र जो है साउथ कोरिया के साथ ही भारत अपना मशीनरी का कारोबार या जो इंडस्ट्री का कारोबार है वो जोड़ने जा रहा है। मगर वो ये भी कह रहा है कि कोरिया के पास इतनी ताकत या इतनी कैपेबिलिटी प्रोडक्शन की नहीं है कि वो भारतीय बाजार की पूर्ति कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ एक बात आप समझ ना कि ये तमाम चीजें जो जुड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं लॉबिंग से हैं। वो लॉबिंग दुनिया की जो चल रही है कि कौन किसकी तरफ जाने वाला है, ये जो जिसका अखबार है, जिसका इदारा है, वो जिस बात को कह रहा है वो अपने अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहा है। जैसे सऊदी अरब और अमेरिका को ईरान टारगेट कर रहा है, जैसे बीबीसी तुर्की और ईरान को टारगेट कर रहा है, जैसे जो आपका चीन है वो भारत, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को टारगेट कर रहा है। रशिया एक जो है वो अपने छटकते हुए मित्र भारत की तरफ देख रहा है, दूसरी तरफ वो सऊदी अरब की तरफ भी सॉफ्ट बैलेंसिंग शब्दों में बात कर रहा है, ताकि हो सकता है कि सऊदी अरब इस कोलिशन में उसके साथ जुड़ जाए और नया बाजार उसके पास बन जाए। तो वो अपने एंगल से अपनी बात कह रहा है, चीन का समर्थन कर रहा है, ईरान का समर्थन कर रहा है और भारत का समर्थन जैसी कोई बात नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक शब्दों में जो है एक चेतावनी सी दे रहा है, देते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो देखिए अभी ये तमाम जितने इदारे हैं, जब आप इन तमाम इदारों की खबर पढ़ते हो तो ये सब लोग अपने अपने एंगल से इन खबरों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद आप तक रखते हैं ताकि आपके नजरिए को बदल सके। यहाँ एक बात और नाज़रीन जो है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब हम भारत के मीडिया की तरफ भी देखते हैं तो हम भारत के मीडिया को से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी बात कहें, जो भी उनके जो इंटरप्रिटेशन हो या उनकी बात करने का तरीका हो, वो ऐसा हो कि वो भी कम से कम भारत के हितों को देखें। मगर भारत के मीडिया में मैं ऐसा कुछ नहीं देखता हूं। हो सकता है ये लोग नादान हों, हो सकता है ये लोग किसी और के का समर्थन करते हों, हो सकता है ये लोग जो है किसी कॉन्स्पिरेंसी की तरफ जो है जबरदस्ती इस देश को धकेल रहे हों। तो ये सब कुछ चूंकि इनकी बातें किसी भी एंगल पर सेट नहीं होती हैं, डिप्लोमेसी कहीं और जारी होती है, मीडिया कहीं और जा रहा होता है, जनता कहीं और जारी होती है। अजीब बिखरा बिखरा सा माहौल है और इसी वजह से यहाँ जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो तमाम जो हैं अलग अलग बंटवारे, अलग अलग चीजों में जाते हैं। मगर फिर भी मेरा ये प्रोग्राम प्रेजेंट करने का मतलब ये था कि मैं दुनिया की बड़ी खबरों को आपको बताऊं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसमें से 2 या 3 बातें और हैं। इसमें से एक बात इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जब चीन कोई बात कहता है तो वो एक मुकम्मल सूझबूझ के साथ सरकारी मशीनरी से छन के कोई बात आती है तो उसका मानना चाहिए कि इस पर अमल होगा। अगली बात हम बढ़ते हैं कि जब ईरान अपनी साइटों पर कुछ लिखता है तो ईरान टोटली वो अपनी शब्दावली बदल देता है, बातों का मतलब बदल देता है और घूम फिर कर जो है वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर रह जाता है। थोड़ा समर्थन चीन का और रूस का जरूर करता है, बाकी अमेरिका का चूंकि उसका दुश्मन है जरूर है, उसका विरोध करेगा, उसके लिए शब्दावली भी बदल देगा। मगर बहुत सारा एनालाइजेशन उनका बिल्कुल मुकम्मल सही इसलिए नहीं होता कि दुश्मनी जो है वो कुछ भारतीय मीडिया जैसी उनके जहन में होती है, इसलिए मीडिया जैसा काम नहीं करते, इंफॉर्मेटिव काम नहीं करते, बल्कि पर्सनल जो इच्छाएं हैं उसको कागज पर उतार देते हैं। ये मैं टोटल आपको मैं जो पढ़ रहा हूं वो आपको समझा रहा हूं। तो जो इन इदारों से जुड़ा हुआ है उस पर बिल्कुल उसे खबर की तरह लें, मगर उस पर उतना भरोसा ना करें कि उसमें मान के चलें कि उससे मिक्स एंड मैच जो है वो किया गया, वो आपको खुद एडिट करना पड़ेगा। यहाँ आगे हम जब बढ़ते हैं इस वक्त मतलब रशिया टुडे की तरफ या रशिया की तरफ, तो रशिया बिल्कुल
दुनिया को लीड करना चाहता है, मीडिया के जरिए अपना भरोसा जीतना चाहता है। रशिया चाहता है कि नया कोalition जो ग्रेटर यूरेशिया के बनाने का प्लान चल रहा है, उस ग्रेटर यूरेशिया में उन तमाम लोगों को जोड़कर ऐसी बात कहे जिस पर अमलावरी भी हो सके और जिससे ज्यादा लोग नाराज भी ना हो और उसके मीडिया पर भरोसा भी किया जा सके। चूंकि रशिया को सबसे ज्यादा दुनिया में मीडिया की जरूरत है, क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल पक्ष है, क्योंकि चीन में सरकारी मीडिया माना जाता है और चीन का सरकारी मीडिया पर लोग जो है वो अलग नजरिए से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न मीडिया को आजाद मीडिया माना जाता है, जबकि वेस्टर्न मीडिया सबसे ज्यादा बदमाशियां करता है। वेस्टर्न मीडिया, मैंने कहा कि नीचे लिखता है पोलैंड में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, अंदर लिखा है। फोटो रजब तैयब अर्दगान और पुतिन का छाप देता है ताकि बेसिकली लोग भ्रमित रहें। दिमाग में फोटो छपेगा, विजुअल जो होता है सामने वो दिमाग में रह जाता है। जो खबर आप पढ़ते हैं वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितना विजुअल आपके दिमाग पर छपता है। तो यहाँ पर वो 2 लोगों का फोटो छापता है, तीसरा भी छापा है, मगर 2 लोगों का खासतौर से उन लोगों का फोटो छापता है जिनकी जहां की जो सत्ताएं हैं वो पुतिन ने अपने हिसाब से बहुत मजबूत कर ली है, जो उसे हिला नहीं सकता। रजब तैयब अर्दगान की स्थिति भी इतनी मजबूत है कि उसे कोरोना का बहाना करने की जरूरत नहीं है। यहां ये बताना जरूरी है कि ये दोनों लोगों को कोरोना के बहाने से सत्ता मजबूत करने की जरूरत नहीं है, मगर दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। कोरोना के बहाने से ही कोरोना एक वबा है, इससे फाइट करने पर बात चल रही है। WHO ने भी इसको लेकर बहुत सारी चेतावनियां जारी कर दी है। आने वाले दिन जो है वो भुखमरी की तरफ भी दुनिया बढ़ रही है। रोजगार से भी निपटना है, खाने खुराक से भी निपटना है, नए निजाम में अपने आप को फिट भी करना है। चूंकि ये जो तेल का खेल हुआ है, ये तेल के खेल में ये देखेंगे कि डॉलर लेके बजाय गोल्ड पर जो है वो दुनिया सिमटने की तरफ जा रही है। अब जो करेंसी है वो गोल्ड पर, यानी कि तेल था तो आपको डॉलर की सख्त जरूरत थी, अगर आप तेल नहीं है तो अब दुनिया अपने कारोबार को गोल्ड बेस लेके जाएगी। जबकि मैं ये देख रहा हूं कि बॉन्ड मांग रही है अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करने के लिए यूके सरकार भी, मगर दुनिया ने इस वक्त इस हालात में चाइना के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट, यानी कि ना येन में पैसा लगाया है ना डॉलर में पैसा लगाया है, और इन्हीं तमाम देशों के लोगों ने युआन यानी चाइना की करेंसी में पैसे को, कैपिटल इंडस्ट्री को इन्वेस्ट कर दिया है, जो काफी मतलब 2.67 ट्रिलियन अमाउंट अभी इसी तिमाही में चाइना में इन्वेस्ट हो चुका है। तो यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि तमाम कोशिशों के बाद भी कि आप कोरोना हैं, आप यूरोपियन यूनियन हैं, पश्चिमी दुनिया अलग तरीके से बिहेव कर रही है, उसके बावजूद चाइना को नहीं रोक पा रहे हैं। ये इसका मतलब होता है कि खतरा और बड़ा होता जा रहा है। ये खतरा इसलिए बड़ा होता जा रहा है कि साउथ चाइना सी में भी हलचल शुरू हो गई है। साउथ चाइना दक्षिण सागर में, दक्षिण चीन सागर में जो पहले से कहीं अपने प्रोग्राम्स में मैंने बताया था कि कुछ हजार सैनिक जो हैं वो रिहर्सल के बहाने नाटो ने रूस के आसपास कर दिए हैं। दूसरी तरफ जो है जो हॉर्मुज है उसकी हलचल आप जानते ही हैं। यहाँ एक तरह से चीन और रूस और इन तमाम चीजों को घेरते हुए, जबकि यहाँ एक बात नाज़रीन मैं थोड़ा सा वाज़ेह करता चलूं। प्लान ए पर हम बात करते रहे थे कि प्लान ए किसी भी तरीका से चाइना की अर्थव्यवस्था को रोककर, यानी कि उनके प्रोडक्ट को बाजार से बाहर निकालकर पश्चिमी कंपनियां अपनी ताकत, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक गेम खेल रही थी, जिसमें चाइना के आसपास के देशों को चीन से लड़ाने की तमाम कोशिशें, तमाम तैयारियां, तमाम गेम खेले जा रहे थे। अचानक जो है प्लान बी, मैं मानता हूं कि दुनिया में जो है लागू हुआ, जिसके चलते पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सीज हो गई, जाम हो गई, और उनको बिल्कुल एक नए अंदाज में ले जाने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए प्लान बी को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया। ऐसी सूरत हाल में यहाँ ये खतरा बढ़ जाता है कि जिस तरह में हॉर्मुज यानी ईरान के आसपास, जिस तरह जो है दक्षिण चीन सागर, पोलैंड के आसपास, यहाँ समुद्र में भी जो हलचल, फौजी हलचल है, यानी जो हथियारों की हलचल जो शुरू हुई है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मेरे इंटरप्रिटेशन को ऐसा मत लीजिएगा कि वो कल होने जा रहा है, इसमें लग सकता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग सकता है,
ये वक्त जो है क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त बहुत आसानी से चीज़ों को ख़त्म नहीं कर दिया जाता, मगर मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि तेल को खेलते हुए, तेल की स्थिति को समझते हुए, एजेंडा 2030 को दिमाग में रखते हुए बिन सलमान ने अपनी अर्थव्यवस्था को पहले से ही काफ़ी अलग तेल से हटाने की कोशिश की थी। और एक बात कि गोल्ड के भारी भंडार सऊदी अरब के पास हैं, तो वो दूसरा मुंह भी, उस बोरी का मुंह भी खोल सकता है। तो यहाँ तेल की उसके पास गुंजाइश है कि इस फाइट को लंबा किया जा सके। पुतिन इस पर साथ देगा क्योंकि पुतिन की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था तेल बेस्ड नहीं है, हथियारों पर है और दूसरे प्रोडक्ट पर है। तो यहाँ जो है पुतिन और बिन सलमान और तुर्की और धीरे धीरे चीन के सहयोग के साथ ईरान, इस पूरे गठजोड़ को आने वाले कुछ सालों में मैं देख रहा हूं कि एक साथ आने की संभावना है। मगर इनके एक साथ आने से पहले मैं ये समझता हूं कि जो पश्चिमी ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, वो यहाँ चीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी, रूस पर हमला करने की कोशिश करेंगी। और इस बार लड़ाई जो है वो गल्फ से निकलकर दक्षिण चीन सागर और रूस की सरहदों की तरफ बढ़ सकती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि रूस हथियारों में इनसे बहुत आगे है और ये तमाम मिलकर भी रूस की जड़ों को नहीं हिला सकते, ऐसा मेरा आकलन है। ये कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैं रशिया की तरफदारी कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली खबरें आपको अच्छी भी लग सकती हैं, बुरी भी लग सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके मन मुताबिक मैं विश्लेषण करूं। विश्लेषण जो कहता है मैं वही कह रहा हूं। अगर मैं भी वैसा करूंगा तो उन लोगों में जिनको मैंने अभी आपको पॉइंट आउट करके बताया और जो अभी मैं कर रहा हूं, कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। तो यहां मैंने इन तमाम खबरों को कैलकुलेट करके क्लब करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। बहुत सारी बातें छूट गई, बहुत सारा मैटर था, एक एक मैटर पर एक एक एपिसोड किया जा सकता है। आगे कोशिश करूंगा कि इस तरह एक एपिसोड को एक ही सब्जेक्ट पर कंप्लीट करूं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे अपनी गलतियों को सुधारूं और आपको बेहतर डिलीवर कर सकूं। फिलहाल इतना ही। खुदा हाफिज।